नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। खबर है कि देहरादून में एक यूपी की लड़की थी, वो देहरादून पहुंची अपने दोस्त से मिलने या फिर बॉयफ्रेंड कहें उससे मिलने के लिए पहुंची। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो वो घर से भागकर गई और कहा ऐसा जा रहा है कि उसने धर्म परिवर्तन किया, मुस्लिम से वो हिंदू हुई और उसके बाद उसने उस लड़के के साथ शादी कर ली। लड़की और लड़का दोनों ही नाबालिग थे। हालांकि जो खबर छपी है मीडिया में वो ये छपी कि दोनों नाबालिग हैं और वो लड़की मिलने के लिए गई थी। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को देहरादून रेलवे स्टेशन पर मिले, वहां मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए और जिस तरीके से आपने अक्सर देखा होगा जहां भी आबादी बढ़ती है वहां किस तरीके से तांडव किया जाता है, बवाल काटा जाता है। और उसके बाद वहां के हिंदुओं ने भी जो है पलटवार किया और वहां नौबत इस तरीके की आ गई कि पत्थरबाजी होने लगी और अंत में हिंदुओं ने जो जितने भी वहां मुसलमान भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे दौड़ा दिया। यहां एक खबर का जिक्र और कर दूं, तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक आदिवासी महिला के साथ एक मुस्लिम समुदाय के युवक ने रेप किया, उसको बहुत मारा पीटा। तब भी वहां आदिवासी समुदाय ने, जो मुस्लिम समाज के वहां लोग थे, उन्हें भी वहां से दौड़ाया था, खूब उनके साथ मारपीट की थी। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खबर पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए। पहली बात तो यह कि जहां भी आबादी बढ़ती है वहां इस तरीके का तांडव किया जाता है, क्यों? देखिए, दोनों घटनाएं अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग हैं। आपने तेलंगाना का जिक्र किया, वहां जबरदस्ती रेप है। हाँ, वहां और वो बलात्कार था और यहाँ प्रेम है। अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और वो अपनी मर्जी से अगर हिंदू धर्म में या सनातन में वापस आना चाहती है तो समस्या कहाँ है? क्या हुआ? यही तो कहते थे ना कि मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे हैं और मोहब्बत के दुकान के सारे ग्राहक इस तरह कर रहे हैं। क्या हुआ? प्यार ही तो किया है उसने। और ये तो इन लोगों का कहना है ना कि लड़की नाबालिग है, पर लड़की और लड़के का तो कहना है कि हमारा उम्र हो चुका है, हम बालिग हैं। एक लड़का लड़की प्यार करते हैं, दोनों शादी करना चाहते हैं, तो समस्या कहां है? और उसका उपाय क्या है? अगर नाबालिग हो या बालिग, यही उपाय है कि सुअर की तरह झुंड में आ जाओ और पत्थरबाजी करना शुरू कर दो। इस देश में कानून है या नहीं? नहीं, कानून है इस देश में, लेकिन ये लोग मानते हैं नहीं मानते, संविधान से चलेगा ना? नहीं तो ये तो रोज गला फाड़ के चिल्लाते हैं कि संविधान से चलेगा, कानून देश से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा ये देश। तो ये झुंड बना के आए क्यों? हाँ। ये कोई पाकिस्तान थोड़ी ना है कि निंदा कानून कर दिया तो भीड़ की शक्ल में पहुंच जाओ, बड़ी बड़ी डांडियां लेके और पीट पीट के मार डालो। हाँ। भारत उस तरह का देश नहीं है, माफ कीजिएगा। पंकज जी, मैं समझना ये चाहता हूं इन दोनों घटनाओं से, जो मैंने आपको देहरादून की घटना बताई और तेलंगाना की घटना बताई, मैं समझना ये चाहता हूं आपसे कि तेलंगाना में जिस तरीके से जवाब दिया गया उसके बाद वहां से इस तरीके की कोई घटना सामने नहीं आई। उत्तराखंड में भी आप लगातार देखते हैं लैंड जिहाद के मामले, लव जिहाद के मामले लगातार सामने आते हैं, लेकिन इस बार जो पलटवार किया गया, जिस भाषा में वो सवाल करते हैं उसी भाषा में जो जवाब दिया गया, क्या यही तरीका है इन लोगों को समझाने का? क्या वही कहावत जो लातों के भूत हैं बातों से नहीं मानते? मैं एक बात साफ साफ कह देता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद दंगे नहीं हुए। असम में बहुत हद तक इनकी एंटी सोशल एक्टिविटीज कंट्रोल है। आजम खान अंदर हुआ, यूपी शांत हुआ। बुरहान अफजल मारा गया, कश्मीर शांत हुआ 370 हटने के बाद। हेमंत विश्व शर्मा के आने के बाद आसाम शांत हुआ, लेकिन बंगाल और केरल जल रहा है। क्यों? जिस दिन इस सवाल का जवाब आप खुद से पूछिएगा ना, उस दिन आपकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। दबाव बना रहना चाहिए। ये उच्छृंखल लोग हैं, इनडिसिप्लिन, भीड़। इनको अगर अनुशासन में रखना है तो एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि स्ट्रांग विल पावर की हो और साथ में बगल में एक डंडा भी रखे कि लाइन में लगने बोले तो लाइन में लगो, इधर उधर करोगे पड़ेगा फटका। तब ये बहुत अच्छे से रहते हैं और फिर ये इंसानियत और हम सब भाई भाई की बात करेंगे। लेकिन इनको जरा भी छूट दे दीजिएगा ना तो यही घर घर से अफजल निकलेगा और इस तरह के नारे लगाने रहे हैं कि बोटी बोटी काट देंगे। बोले ना, अब इनको पता है कि आज इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करेंगे तो कल पिछवाड़े पर पड़ेगा, तब शांत रहेंगे। नहीं तो इनको खुला छूट दीजिएगा तो इस तरह करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। मैं वही समझना चाह रहा था कि प्यार की जो भाषा है वो समझ में नहीं आती। क्या थी? अरे
जिन लोगों को बचपन से ही जिहाद, शहादत, कुर्बानी, कट्टरपंथ, ये रिश्तों के कोई मर्यादा नहीं, घर में पता नहीं कौन किसके साथ क्या रिश्ता, इस सब का कुछ पता नहीं, तो ये जानवर जीते जागते जानवर हैं और जानवर खा रहे हैं। तो इन लोगों को आप बहुत प्यार से समझा सकते हैं क्या? अच्छे अच्छे आया, प्यार से समझाने वाले लद गए। कोई नहीं समझ सका। इनको सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, इनको डिसिप्लिन में रखना है तो आपको डंडे में तेल लगा के रखना होगा। और जिस दिन सरकारों ने अपने डंडे को तेल नहीं पिलाया, वहां वहां देखिए क्या उत्पात मचा रहे हैं। नहीं, सरकारी तो साथ देती है ना, जो केरल और बंगाल के आपने जिक्र किया, वो तो सरकारें खुलकर समर्थन करती हैं। तो करे ना समर्थन, तो इसी तरह संदेश खाली हो जाएगा। इस तरह किसी आईएएस अफसर की पत्नी को बंदूक फिरा के रेप देंगे, इस तरह जेल में प्रेग्नेंट महिलाएं मिलेगी। केरला में इस तरह पता चला पीएफआई नाम का संगठन खड़ा हो जाएगा। बर्बाद कर दो ना देश को। परवाह किसे? वोट बैंक तो है ही, जत्था तो है ही, संख्या तो है ही, मुड़ी गिनने के लिए। लेकिन देश को अच्छे से ऑर्डर में चलाना है तो आपको रूल्स बुक फॉलो करने होंगे, और रूल्स बुक जो ना फॉलो करे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसे ठीक करना ही होगा। बिल्कुल। सरकार सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करके नहीं चलाई जा सकती। घर का बाप वही अच्छा जो घर में अनुशासन मेंटेन कर सके, भले ही बच्चे उसे खुसट बाप बोले। लेकिन घर को अच्छे से चलाने के लिए स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन चाहिए। उसी तरह देश को अच्छे से चलाने के लिए कड़वी दवा देने वाला डॉक्टर चाहिए। अच्छा, तभी बीमारी ठीक होगी। एक आखिरी सवाल पंकज जी, जिस तरीके से हम उत्तराखंड को देखते हैं और हिमाचल को देखते हैं, लगातार यहां घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसके पीछे का उद्देश्य समझा पाएंगे? आखिर अब जो है देवभूमि को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देवभूमि की बात नहीं है, बात है बॉर्डर एरिया भी है और बड़े बड़े तीर्थ स्थल भी हैं। पूरे देश में पैटर्न देखिए कि भारत के आसपास की जितनी सीमाएं हैं, चाहे बंगाल की सीमा हो, असम की सीमा हो, त्रिपुरा की सीमा हो या कश्मीर हो, इधर पंजाब की सीमा जो पाकिस्तान से सटती है वहां खालिस्तान को पैदा कर दिया, केरला में सीमा जो बॉर्डर एरिया है, सारे बॉर्डर एरिया में एंटी सोशल एक्टिविटीज, मतलब देशद्रोही एक्टिविटीज चरम पर हैं और वो घुसा रहे हैं घुसपैठिए को। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी है कि जहां जहां सनातन की जो मजबूत पिलर है, जैसे हमारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों को चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दो। बालाजी तिरुपति का घेराबंदी हो गया, सोमनाथ मंदिर का घेराबंदी हुआ था जिसको कल अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत हटाया गया। इनको है हरिद्वार, द्वारिका, ये सबको चारों तरफ से घेरना है उस शहर को। कोई भी ऐसा हाईवे ना हो जो मुसलमानों की बस्ती से होकर आप बिना गुजरे हुए पहुंच सके। मतलब पूरा एक जाल बिछा लेना चाहते हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा एक जाल बिछा लेना चाहते हैं। और यहां तक कि अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है उसके आसपास भी इन लोग बसना शुरू कर चुके हैं, तो सिख भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, तो सरकारों तो लोग सीमा पर और आपके तीर्थ स्थलों पर वो घेराबंदी है। अब चूंकि देहरादून जो हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड, वो बॉर्डर स्टेट्स भी हैं, प्लस वहां बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ स्थल भी हैं और सनातन की मजबूत भूमि भी है, तो उसकी घेराबंदी तो करेंगे ना। ये वॉर की तैयारी हो रही है, एक बड़े जंग की तैयारी है। अभी आप प्रोसेस देख रहे हैं, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप तड़प कर रह जाए, कुछ नहीं कर सकेंगे आप वहां। बिल्कुल, इसीलिए को कोई एक इन्हीं में से डिमांड कर देगा कि बालाजी तिरुपति के अंदर हम मांस खाएंगे। कल को इन्हीं में से कोई डिमांड कर देगा कि हरिद्वार में आश्रमों के अंदर या बद्रीनाथ मंदिर के अंदर हम यहाँ पे नमाज भी पढ़ेंगे और गौमांस भी पकाएंगे, और उस समय आप कुछ नहीं कर सकेंगे क्योंकि इनकी आबादी वहां पर होगी। ये हंगामा करेंगे। इस चीज को देश को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, लेबनान से सीखने की जरूरत है किस तरीके से वहां ईसाई आबादी हुआ करती थी, लेकिन आज ईसाई माइनॉरिटी में चली गई। वही काम हमारे देश में भी चल रहा है, किस तरीके से बंगाल के रास्ते घुसपैठ हो रही है, म्यांमार से घुसपैठ हो रही है, लेकिन सरकारों का ध्यान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस खबर पर चर्चा करने के लिए। एक और सवाल मैं आपसे लूंगा। अभी आपने केरल का जिक्र किया, केरल से एक वीडियो सामने आया भी, एक ट्रक के ऊपर ओसामा बिन लादेन का फोटो और ओसामा लिखा हुआ, मतलब इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है जिस तरीके से खालिस्तानी लोग भिंडरावाला को करते हैं, ओसामा बिन लादेन को केरल में। केरल, देखिए केरल के साथ दो फैक्टर है। एक तो वहां लेफ्ट कांग्रेस की सरकारें रही हमेशा, इन लोगों ने पोषित किया, उन लोगों को पाला पोसा है। उसका हुआ दुष्परिणाम यह हुआ कि कई ऐसे घेट्टो बन चुके हैं केरला के अंदर जहां आज की तारीख में पुलिस जा नहीं सकती। दूसरा है अरब लिंक्स। केरला में बड़े पैमाने पर अरब से पैसा आ रहा है और जो लेबर काम करने गए हैं उसके थ्रू तो आ रहा है, बहुत सारे इलीगल तरीके से आ रहा है।
एनएमएफ न्यूज ने ही एक घटना का खुलासा किया था कि कैसे इंडोनेशिया से पहले श्रीलंका पैसा आया और श्रीलंका से केरला पैसा आया और उस पैसे से जमीन लीज पर ली गई और उस लीज ली हुई जमीन पे एक मोहल्ला बसाया गया और चारों तरफ बाउंड्री वॉल खड़ा किया गया। पता चला बाद में कि आईएसआईएस के लोग उसके अंदर पनाह लिए हुए हैं और बाहर के लोगों को अलाउड नहीं था। तो इस तरह से पैसा, ये वायनाड का मामला है जहां से राहुल गांधी जीतते हैं। तो सिचुएशन केरला के अंदर दिनों दिन खराब हो रही है। सबसे ज्यादा भारत से आईएसआईएस के लिए लड़ने सीरिया और अफगानिस्तान जाने वाले लोगों में से केरलाइट्स थे, केरला के मुस्लिम थे। आप पता कर लीजिए, 22 मुसलमानों ने बाकायदा आईएसआईएस के कपड़े पहन के और तस्वीरें खिंचवाकर यह बताया कि हम केरला से जा रहे हैं। यह किसी भी दूसरे राज्य में ऐसा नहीं हुआ। यह केरला का मेंटेलिटी बताता है। देखिए, एजुकेटेड हैं, यह बात सच सही है, लेकिन एजुकेशन किस ओर है? मदरसा की डिग्री भी एजुकेटेड में आ जाती है। आप सही में साइंटिफिक और प्रोग्रेसिव हैं या नहीं, या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट लेके कट्टरपंथ की शिक्षा लेके घूम रहे हैं। केरला की हालत बहुत खराब है। वो चूंकि दक्षिण भारत का राज्य है, मलयालम बोलते हैं, इसलिए हमारे यहां मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारी खबरें नहीं आ पाती। बंगाल आपको नजदीक लगता होगा, इसलिए बंगाल और बांग्लादेश नजदीक है तो आपको ज्यादा खतरा दिखाई देता होगा। इससे ज्यादा खतरनाक हालत केरला की है। केरला के कई ऐसे जगह हैं जहां पे बिल्कुल समझिए कि वो आतंकी राजधानी है। पीएफआई ने वहां हजारों वर्दीधारी आतंकी पाल के रखे हैं अभी भी। और जितना भी भारत में बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, जितना भी, सबका लिंक कहीं ना कहीं केरला से आपको जुड़ जाएगा। चाहे अलकायदा का हो जाए, आईएसआईएस का हो जाए, या इंडियन मुजाहिदीन का हो जाए, जिस तरह इस तरह के जितने संगठन है सबका कहीं ना कहीं केरला लिंक है। आप खुद देख लीजिए, घटनाएं निकाल लीजिए, अखबार पढ़ लीजिए सबका। पीएफआई आज भी जिंदा है केरला में? बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है। लेफ्ट की सरकारें और कांग्रेस की सरकारों ने उसे बचा कर रखा है। वो जिंदा ही नहीं, फल फूल भी रहा है। चाहती क्या है लेफ्टिस्ट सरकारें? अलग करना चाहती हैं? कुछ नहीं चाहती है, उनको अपना राज करना है। वोट बैंक, मुसलमान एक मुश्त होकर वोट देते हैं और उसके वोट के लिए लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि वहां एक पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, घोर कट्टरपंथी पार्टी है, पाकिस्तान के झंडे लहराती है। और उसके बारे में राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि ये वो वाला मुस्लिम लीग नहीं है, ये तो ये वाला मुस्लिम लीग है। अरे मुस्लिम लीग है मतलब मुस्लिम लीग है। हाँ, ये वाला और वो वाला क्या होता है? मतलब ये इटली वाले राहुल गांधी नहीं है, भारत वाले राहुल गांधी है, वहां राहुल विंसी हैं। अरे है तो दोनों एक ही आदमी। बिल्कुल। तो देश के हालात वाकई में बहुत खराब हैं। केरल से जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि ओसामा बिन लादेन के फोटो ट्रकों पर, वाहनों पर लगाकर उनकी रील्स बनाकर प्रचारित किया जा रहा, कहीं ना कहीं यह संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि हम जो करेंगे आप हमें रोक नहीं सकते। केंद्र सरकार को भी इस संदेश को डिकोड करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। नहीं तो आने वाले हालात लेबनान जैसे अगर केरल में हो तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस विषय पर जुड़े। बाकी दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।